बहुत फिल्में आती हैं, बहुत फिल्में जाती हैं, लेकिन जो फिल्में याद रहती हैं उनमें कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप और सुधीर मिश्रा का नाम होता है कि नहीं होता? बोलिए। मैं कबूलता हूँ कि हिंदी सिनेमा से उर्दू के गायब होने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। मुझे लगता था कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे जो किरदार हैं, वो ऐसे क्यों नहीं बात करते जैसे हम आमतौर में जिंदगी में बात करते हैं। किरदार तो वैसे ही बात करेंगे जिस तबके से वो आए हैं। हाँ, वो जैसे आपने वो किरदार से ही कहानी आती है, जिस माहौल में वो होती है भाषा भी उसी हिसाब से बदलती जाती है। जबान जो है वो निर्भर उस पर भी होती है कि आपके फिल्म मेकर का अंदाज क्या है, किस तरह की फिल्म बना रहा है। कहानी से किरदार तक उर्दू की जमालियात, ऑडियो विजुअल मीडिया में इसका वजूद। ख़वातीन हज़रात, इस अहम मौजू पर बहुत खूबसूरत गुफ्तगू होने को है। आइए अपने मेहमानों को मदऊ करते हैं। सबसे पहले मशहूर व मारूफ भारतीय फिल्मसाज, अदाकार, हिदायतकार और स्टोरी टेलर, जिन्होंने हिंदुस्तानी सिनेमा को कई यादगार फिल्में दी। एक ज़माना आपकी सलाहियतों का मोतरफ़ है। कई फिल्म फेयर अवार्ड्स के साथ हुकूमत फ़्रांस ने भी आपको अवार्ड से सरफराज करके आपकी खिदमत को सराहा है। ढूंढोगे अगर मुल्कों मुल्कों, मिलने के नहीं नायाब हैं हम। अनुराग कश्यप जी को मधु करते हैं भरपूर तालियों के साथ। अनुराग जी का इस्तकबाल कीजिए। हजारों ख्वाहिशें ऐसी, धारवी और चमेली के डायरेक्टर, बल्कि अब तो हम ये कहें कि अफवाह का बाजार भी गर्म है। फिल्म फेयर और नेशनल फिल्म फेयर अवार्ड से सरफराज स्क्रीन राइटर डायरेक्टर सुधीर मिश्रा साहब का भी हम इस्तकबाल करना चाहेंगे इस मिसरे के साथ कि हमसे खुद ज़माना है, ज़माने से हम नहीं। भरपूर तालियों के साथ इनका भी इस्तकबाल। और इस सेशन को वक़ार और ख़ूबसूरती बख्श रही हैं मोहतरमा आतिका फ़ारूकी, जो बहुत खूबसूरत ऑडिटर हैं, मीडिया और फिल्म इंडस्ट्री से वाबस्ता, मीडिया में एक जाना पहचाना और मोतबर नाम। तो स्टेज आपके फ़नकार, आपके हवाले। भरपूर सेशन होगा, एंजॉय कीजिए। कैसे हैं आप लोग? अभी हम लोग वरुण ग्रोवर और स्वानंद किरकिरे के उसमें थे सेशन में, तो वो ऐसी उम्मीद हमसे मत रखिएगा। हमारे पास ना गाना है ना शायरी है वगैरह। तो अनुराग कश्यप है हमारे पास। एक बहुत अच्छा शेर है, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, जो तूफानों में पलते जा रहे हैं, वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। बहुत फिल्में आती हैं, बहुत फिल्में जाती हैं, लेकिन जो फिल्में याद रहती हैं उनमें कहीं ना कहीं अनुराग कश्यप और सुधीर मिश्रा का नाम होता है कि नहीं होता? बोलिए। राहत इंदौरी साहब का एक बड़ा अच्छा शेर था, वो भी इनके ऊपर बहुत अच्छा फिट होता है। राहत साहब हमारे साथ नहीं है कि ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा। बहुत प्यारा शेर उन्होंने कहा था उन लोगों के ऊपर जो अपने आप पे भरोसा करते हैं, जैसे आप लोग। ना हम सफ़र ना किसी हमनशी से निकलेगा, हमारे पाँव का कांटा हम ही से निकलेगा। बड़ी बड़ी फिल्में, बहुत गहरी गहरी फिल्में अपने कंधों पर अपने जोश होश और अपने जुनून के साथ बनाना, उसको रिलीज़ करना, और आज से नहीं 30-30, 40-40 साल तक ये काम करते रहना काबिले तारीफ बात है। एक बार तालियां हो जाएं दोनों के लिए। अभी इनका तारुफ किया साहिबा ने, बहुत अच्छा तारुफ किया, बट आई डोंट वांट टू मिस एनी वर्ड, सो आई एम जस्ट गोइंग टू टेल यू a few things that are worth mentioning and are worth remembering about them. So let me tell you first about सुधीर साहब। बड़े हैं तो इनसे, और लखनऊ के हैं। देखिए, लखनऊ का नाम हमेशा पहले आना चाहिए, है कि नहीं? बनारस पे हम आएंगे थोड़ी देर बाद। किडिंग। सुधीर साहब के बारे में सुनिए। लखनऊ वाले थोड़ा एतराज करेंगे अगर आप मुझे लखनऊ का कहेंगे। मेरा खानदान लखनऊ का है, मैं बहुत कम रहा हूँ वहाँ। बहरहाल शुरुआत तो वहीं से। हाँ, लेकिन जो नफासत है और जो बैलेंस करके अपनी बात कहने का जो एक तरीका है, वो लखनऊ से आया है, आपको है ना? तो मिश्रा साहब 30 साल से फिल्म करियर में हैं और 3 नेशनल अवार्ड्स और एक बहुत बड़ा फ्रेंच ऑनर इनको मिल चुका है।
कुछ इनकी फिल्मों के नाम सुनिए आप, और जब मैं नाम बोलूं तो प्लीज आप तालियां बजाइएगा। जाने भी दो यारों। जाने भी दो यारो मैंने लिखी थी कुंदन के साथ। आप ताली बजाइए कुंदन शाह के लिए एक बार फिर से, है ना। उसको याद रखिए, वो मेरा गुरु था, दोस्त था, भाई था, गुजर गया। उससे बेहतर सटायरिकल माइंड मैंने हिंदुस्तान में नहीं देखा। तो एक बार फिर आप कुंदन शाह का नाम बता लीजिए। इसे कहते हैं अपने गुरु की नमक अदायगी। वाह, ये एथिक्स होने चाहिए। मोहन जोशी हाजिर हो, खामोश। मोहन जोशी हाजिर हो सईद मिर्जा की फिल्म में मैंने को राइट की थी। सईद मिर्जा हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत ही अहम इंसान है, उनके लिए भी आप जोर से ताली बजाइए। ये वो मंजिल तो नहीं, मैं जिंदा हूं, धारावी, नेशनल अवार्ड विनर धारावी। इस रात की सुबह नहीं। ये वो मंजिल तो नहीं मेरी पहली फिल्म है, उसमें एक बहुत हमारे बीच जो नहीं रहे हबीब साहब ने मेन कैरेक्टर प्ले किया था। जावेद साहब का एक मजाक था उस जमाने में, हाँ। कि मैंने तब लोग फिल्मी लोग जानते नहीं थे हबीब साहब को। हाँ। तो मैंने बोला, जावेद साहब ने कहा किसको लिए हीरो आपने? तो मैंने कहा हबीब साहब को। तो उन्होंने किसी से मुझे मिलवाया, बोलिए अभी मिलिए सुधीर साहब से, इन्होंने अभी अभी अपने पैरों पे हबीब तनवीर मार लिया है। तो वो थे बहुत, आई मीन उनसे बहुत सीखा। मेरी पहली फिल्म थी। हबीब साहब, मनोहर सिंह, अब आप भूल गए, पंकज कपूर, शाहिद कपूर के पिताजी एक हैं पंकज कपूर, उनको आप लोग जानते हैं। तो वो उसमें मेन पार्ट कर रहे थे। बहरहाल, और अब भाई इस पे तो एक बार हो जाए, हजारों ख्वाहिशें ऐसी। चलिए एक बार हो जाए। बाबरा मन देखने चला एक सपना। इसलिए स्वानंद तो अभी गा चुका है। अभी हाँ। एनीवे, अब मैं जल्दी जल्दी बताऊंगी। ये साली जिंदगी, सीरियस मैन, होस्टेजेस, तनाव, जहानाबाद, और अभी अभी एक इनकी फिल्म आई थी बहुत प्यारी, अफवाह, आप जरूर देखिएगा। और अफवाह के लिए हमने जब शूट किया था तो उन्होंने एक बहुत अच्छी दिलचस्प बात कही थी। उन्होंने कहा था कि कुछ नहीं बदलोगे तो कुछ नहीं बदलेगा। क्या प्यारी लाइन। अच्छा, अब पाए लागू। अब मेन अनुराग कश्यप। अनुराग कश्यप के बारे में क्या कहें, सुनिए। इनसे किसी ने पूछा वन फिल्म दैट चेंज्ड योर लाइफ, तो उन्होंने कहा एज अ 19-year-old student of zoology at Delhi's Hansraj College, I had no desire to be a filmmaker till I watched Bicycle Thieves, a 1948 Italian film directed by Vittorio De Sica at a film festival in Delhi in 1993. After the film got over, I decided to chuck it all and leave bag and baggage for Bombay to be a filmmaker. भला हो उस इटालियन फिल्म का। वो मेरे ऑफिस में आए थे उसको। आपके ऑफिस में आए थे? अच्छा, हम इस पे आएंगे कि आप लोग शुरुआती दौर में कैसे मिले। अच्छा, अब इनकी फिल्मों के नाम सुनिए और तालियों के साथ सुनिएगा। ब्लैक फ्राइडे, नो स्मोकिंग, देव डी, गुलाल, दैट गर्ल इन येलो बूट्स, गैंग्स ऑफ वासेपुर, अगली, बॉम्बे वेलवेट, रमन राघव, मुक्काबाज, मन मर्जियां, चोग, दोबारा, and as a co-producer, Lunchbox, The Girl in Yellow Boots, The Day After Every Day, and लुटेरा। चलिए, अच्छा और सुनिए इनकी फिल्मों के नाम। शैतान, चित्तागोंग, अय्या, लव शाफ्ते, चिकन खुराना, माइकल, मॉनसून शूटआउट, पेडलर्स, क्वीन, हंटर, मसान, शानदार, उड़ता पंजाब, हराम खोर, ट्रैप्ड, भावेश जोशी, हाजिर हूं, और एज एन एक्टर इन्होंने फिल्म की है शागिर्द, अकीरा, और बहुत सारी तमिल फिल्में। इस बात पे जोरदार ताली। हमारे यहाँ एक पड़ोस में किसी की नेम प्लेट थी, उस पे नाम लिखे हुए थे रियासत इलाही, बरकत इलाही, वफाकत इलाही, ये इलाही, वो इलाही, तो किसी ने नीचे लिख दिया बस कर इलाही। तो आप भी अनुराग जी न जाने क्या क्या करते हैं फिल्मों से जुड़े हुए काम,
और पीछे भी है, आगे भी है, दरअसल पूरे के पूरे सिनेमा में है। तो अब आप ये बताएं कि सबसे पहले आप दोनों जिंदगी में पहली बार एक दूसरे से कहाँ और कब मिले, और उस वाकये का वर्णन ऐसा होना चाहिए कि लोग अपने सामने तसव्वुर कर लें उसको। मुझे मेरी बॉम्बे में पहली तनख्वाह 3,000 रुपए सुधांशु मिश्रा, जिनके भाई हैं, उन्होंने दी थी ओहो, एक एपिसोड का एक हिस्सा लिखने के लिए, चैनल मस्त। तब मेरी सुधीर से मुलाकात हुई थी अच्छा। इनके घर पे, जो इनका घर भी था, ऑफिस भी था। और क्या था वो, क्या लिखा था इन्होंने? इन्होंने लिखा था, मेरा भाई एक सीरीज बना रहा था चैनल मस्त। बहरहाल वो इनकी पहली फिल्म भी मैं प्रोड्यूस करने वाला था। अच्छा। हाँ, 5 तो उसका नाम है 5। अगर मैंने प्रोड्यूस की होती तो वो रिलीज हुई होती शायद, लेकिन ये मतलब छोड़ के चले गए मुझे। बहरहाल वो, अगर आप लोगों ने कहीं यूट्यूब पे वो फिल्म ना देखी हो तो जरूर देखिएगा। और उसका म्यूजिक जो है वो विशाल भारद्वाज ने किया था। क्या बात है, विशाल भारद्वाज, वाह वाह वाह। केके का मेनन का उसमें थे, ऑलमोस्ट actor। फर्स्ट ग्रेट परफॉर्मेंस था। रिलीज नहीं हुई फिल्म। तो इन्होंने लिखा, आपने इनको 3,000 रुपए दिए और फिर दोस्ती हो गई। जी हाँ। फिर एक फिल्म थी जो मैं बनाने वाला था, जो ये लिख रहे थे। मैं इनको अपने प्रोड्यूसर के पास लेके गया था। ये उस फिल्म का नाम था एक दिन अचानक। अचानक एक रात अचानक। अब वो भी बनी नहीं फिल्म। अच्छा हाँ, वो कुछ उसकी कहानी मैंने चुरा के हाल में कैनेडी बनाई। अच्छा अच्छा, दिलचस्प। अब कैनेडी जो इनकी लास्ट फिल्म है, उसका उस फिल्म से कनेक्शन है क्या? सारी कहानियां निर्देशक वो के हम अंदर। लोग एक दूसरे को, मतलब अब इट्स अ रिले रेस ना, कुछ चीजें आपस में। ही इज द ओनली पर्सन आई डोंट फील एनवियस अबाउट एंड प्राउड अबाउट। मतलब इसने इन दीज 20 years he has done more for Indian cinema perhaps than National Film Development Corporation. I mean, look at the list Yeah. of films that आपने आधी जो फिल्में बनाई वो उसने दूसरों के लिए प्रोड्यूस करी भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आपको अनुराग कश्यप की, अभी हम आएंगे, जो किरदार, कहानी, सब बहुत सारी बातों पे बात होगी। उर्दू का कितना दखल है, आज है कल था, कितना आज है कितना कल होगा। व्हाट डू यू थिंक अबाउट द स्टेटस ऑफ गुड लैंग्वेज, गुड तहजीब, प्रोबेबली अ गुड कल्चरल कोशेंट इन हिंदी फिल्म्स? लेकिन ये बताइए कि आप दोनों को एक दूसरे के बारे में अगर एक बहुत अच्छी क्वालिटी जो लगती है, जो आप चाहते हैं कि यहाँ जितने लोग बैठे हैं वो सब उस क्वालिटी को अपने अंदर भी इनकलकेट करें, तो वो क्या होगी? सुधीर जो हैं, मतलब जब वो फिल्म बनाते हैं तो उनकी फिल्म कोई पत्थर पे लिखी लकीर नहीं होती, वो अपने आप को ढालती रहती है। तो सुधीर जब बैठते हैं अक्सर तो ऐसे बैठते हैं। तो इनको मैं, ये जो है, उनको सुधीर का एंटीना बोलता हूँ। ये इनका एंटीना है। अब जब ये एंटीना ऊपर रहता है तो आइडियाज आते रहते हैं और फिल्म बदलती रहती है। अगर प्रोड्यूसर को अपनी फिल्म नहीं बदलनी है तो उनका एंटीना नीचे करना पड़ता है। नहीं, बट इनकी बहुत खूबसूरत बात यह है कि ये पत्थर से भी एक्टिंग करवा लेते हैं। ये जिस तरह से मेहनत करते हैं, और वो इनको बहुत मैटर करता है ये क्या कह रहे हैं, क्यों कह रहे हैं, और ये कहना जरूरी है, उसको किस तरह से कहा जाए। इनका बहुत बड़ा योगदान। आज हम लोग सब, जैसे स्वानंद किरकिरे की जब हम बात करते तो मुझे याद है, मैं हजारों ख्वाहिशें की शूटिंग पे भोपाल गया था, और पहली बार जब स्वानंद ने वो गाना गाया था, बाबर रहमान, हम सब बैठे हुए थे, और सुधीर ने वो गाना लिया, वो फिल्म में डाला, स्वानंद को फोर्स करके गवाया। और एक बार ठान लेते हैं तो कर देते हैं। तो इनको मैं बोलता हूँ, ये ओजी यही है, इन्हीं से सीखा है। इम्प्रोवाइजेशन कैसे करते हैं, एक्टर्स के साथ काम कैसे निकालते हैं, इनको देख देख के सीखा है हमने। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा शेर है कि जिसको बेदार न कर पाई किसी की ठोकर, एक फनकार के हाथों से वो पत्थर जागा। एक अच्छे डायरेक्टर की यही निशानी है कि वो वाकई पत्थर से भी अदायगी करवा सकता है, और ये बात सच है। इनकी सारी फिल्मों में आप ऐसे, जिनको लगेगा, जिन एक्टर्स को देखकर लगेगा कि हमने इनको दूसरी फिल्मों में भी देखा है, लेकिन वहां ये बात तो नहीं थी। डू यू अग्री विद दिस? आपकी फेवरेट फिल्म सुधीर भाई की कौन सी है? जल्दी से नाम बताएंगे। हाँ,
हजारों ख्वाहिशें ऐसी, और जाने भी दो यारों, और खोया खोया चांद, आय हाय, वो गाना हो जाए। खोया खोया चांद की फिराक में, तलाश में उदास है दिल। उसके लिए स्वानंद होना पड़ेगा। अरे वाकई आज तो स्वानंद हम लोग गलत लोग हैं एक्चुअली। गाने के। हाँ, बट आपने, हम जो जिस मौजू पे बात करने यहाँ बैठे जी हाँ, हैं जी। वो यही है कि अभी एक बहुत प्यारा सा पीछे एक पोएट मिले हैं, उन्होंने इसी मौजू पे एक बहुत अच्छा शेर कहा है, सुना देती हूँ, सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। उन्होंने एक शेर लिखा है कि हर्फ लफ्जों की तरफ, लफ्ज मानी की तरफ। अभिषेक शुक्ला का शेर है कि हर्फ लफ्जों की तरफ, लफ्ज मानी की तरफ, लौट आए सभी किरदार कहानी की तरफ। क्या खूबसूरत शेर, क्या खूबसूरत शेर है। तो हम यहाँ बात कर रहे हैं किरदार से कहानी तक, और किरदार आपस में जो संवाद करते हैं, जो बातचीत करते हैं, वो डायलॉग्स होते हैं। अब हम कुछ डायलॉग्स इनकी फिल्मों के कहेंगे, पढ़ेंगे। अनुराग कश्यप की फिल्मों के डायलॉग सुनिए भाई। जरा सूंघ के बताओ मंत्री जी ने नाश्ते में क्या खाया है। तो क्या जवाब आया था? जोरू का मार। जब बॉक्सर को चोट लगती है ना, तो खून कोच का ही बहता है। गुलाल का एक डायलॉग है, इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम सौंपा था, उस शख्स ने उस काम की माचिस जलाकर छोड़ दी। ये वासेपुर है, यहाँ कबूतर भी एक पंख से उड़ता है और दूसरे से। बाप का, दादा का, चाचा का, भाई का, सब का बदला लेगा। अब आपके ऊपर एक इल्जाम है, कहाँ ये अबरार अलवी की जमीन थी, के आसिफ की जमीन थी, पाकीजा की जमीन थी। हाँ, कुछ नहीं तो चलो डीडीएलजे भी ठीक ठाक चल रहा था ना, मैं नहीं आऊंगा और वो सब। आपने ये जो माचिस जलाई है, बातचीत के की जो संवाद हुआ करते थे, उस इल्जाम को लेकर आप अपने आप को कैसे जस्टिफाई करेंगे? हाँ, मतलब मैं कबूलता हूँ कि हिंदी सिनेमा से उर्दू के गायब होने में मेरा बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जब मैं लिखना शुरू किया था, तो जब मैं गया था, तो जब मैं असिस्ट करता था या कुछ भी था, उस समय तक हमारी जो संवाद हैं, हमारे जो स्क्रिप्ट्स हैं, वो उर्दू में ही लिखे जाती थी। उसमें स्क्रीन प्ले नहीं लिखे जाते थे, और अब सीन क्या होंगे वो अलग लिखे जाते थे, और फिर जो संवाद हैं वो अलग लिखे जाते थे। और अधिकतर जो हमारे लेखक है सब उर्दू में ही लिखते थे। मैं शायद पहला या दूसरा रहा होऊंगा जो हिंदी में लिखता था। मेरी लिपि भी हिंदी थी पहले, और लिपि भी उर्दू होती थी। जावेद साहब, गुलजार साहब आज भी उर्दू में लिखते हैं। तो चूंकि मैंने बाहर का सिनेमा ज्यादा देखा था, तो मुझे लगता था कि हमारे जो कैरेक्टर्स हैं, वो हमारे जो किरदार हैं, वो ऐसे क्यों नहीं बात करते जैसे हम आमतौर में जिंदगी में बात करते। तो उर्दू की बदकिस्मती कहिए या हमारी कुछ किस्मती कहिए कि राम गोपाल वर्मा जो डायरेक्टर थे, जब वो रंगीला बना रहे थे, उनको ना हिंदी आती थी ना उर्दू आती थी। और नीरज वोरा और संजय छेल दो राइटर थे, तो उन्होंने रंगीला लिखते समय जब उन्होंने उस भाषा का इस्तेमाल किया जो आमतौर पे विले पार्ले में सड़क पे बोली जाती है, तो बहुत लोगों ने बोला ऐसे कौन लिखता है। पर राम गोपाल वर्मा ने बोला कि जब वो डायलॉग्स बोल रहे थे, जब वो संवाद बोल रहे थे, तो जिस तरह से सब हंस रहे थे, तो उन्होंने कहा लोगों को हंसी आ रही है, लोगों तक पहुंच रहा है, तो जो भी बोल रहे तुम्हें समझ में आ रहा है, तो सब सही है। उसके बाद मैं आया सत्या के दौरान, और मैं भी आया तो मुझे उर्दू ना तो पढ़नी आती थी उस समय, और मुझे उर्दू और हिंदी का फर्क नहीं पता था। हमारे लिए सारी भाषा हिंदुस्तानी थी, तो कौन से शब्द उर्दू के हैं, कौन से शब्द हिंदी के हैं, ये तो हमें धीरे धीरे पता चलता है। इंडस्ट्री में आने के बाद, लोगों से मिलने के बाद, बहुत सारे ऐसे किस्से हुए। एक बहुत ही मजेदार किस्सा है सत्या के वक्त का, कि गुलजार साहब गाने लिख रहे थे सत्या के, और एक गाना था जो कल्लू मामा, तो उसकी लाइनें पहले अलग थी,
उसको गोली मार भेजे मैंने, वो लाइनें थी कि गम के नीचे बम लगा के गम उड़ाते, मामा कल्लू मामा। अब ये विशाल भारद्वाज को भी बहुत अच्छी लगती थी। फिर से कहिए, क्या लाइन थी? गम के नीचे बम लगा के गम उड़ा दे, तो ये लाइन थी जो गुलजार साहब ने खुद लिखी थी। हाँ। और फिर गुलजार साहब ने कहा ये लाइन मैं बदलना चाहता हूं। उन्होंने कहा गोली मार भेजे में, उन्होंने कहा फिल्म के हिसाब से होना चाहिए ये गाना। तो अब ना विशाल जी कह सकें गुलजार साहब से कि सर ये लाइन बदल दीजिए, ना राम गोपाल वर्मा कह सके। उन्होंने कहा ये अनुराग मूफट है, इसको आगे करते हैं। अच्छा। तो उन्होंने मुझे आगे कर दिया, गुलजार साहब के सामने बोला कि तुम बोलना गुलजार साहब से कि पहले वाली लाइन ज्यादा अच्छी है, हम वही यूज करना चाहते हैं, उसी का इस्तेमाल करना चाहते हैं। तो मैं गुलजार साहब के सामने पहुंच गया, मैं 22 साल का था। तो मैं कहा नहीं सर गुलजार साहब, वो जो पहले वाली लाइन है ना बड़ी अच्छी है, वो गम के नीचे बम लगा के गम उड़ा दे। तो उन्होंने मुझे देखा, उन्होंने कहा गम नहीं गम, ये गोंद नहीं है। उन्होंने कहा ये गोंद नहीं है, वहां जाके बैठो बाहर और काली चाय पियो। उसके बाद जो है किसी ने इस बारे में बात नहीं की और गाना बना गोली मार भेजे में। वाह, क्या! और indeed it was a watershed moment in the modern history of Indian Hindi cinema. हाँ, तो मैं मुजरिम हूँ। मैं आप मुजरिम हैं। अच्छा, सुधीर साहब का तरीका जो है एक सीन को लिखने का वो थोड़ा अलग है। जो बातचीत होगी उसमें आपने कहीं कहा था, मैं पूरी बात नहीं कह सकती, कि लेकिन लखनऊ में लोग वैसे तो बहुत शराफत से बात करते हैं, लेकिन जब गाली देनी होगी तो वो गाली भी दे देते हैं, और वो भी गाली गाली नहीं लगती है। तो जो सीन्स कंस्ट्रक्ट किए जाते हैं वो जनरली अमूमन मैच्योर लोगों में होते हैं, जिनका इंटेलेक्चुअल कोशेंट हाई होता है। अगर कोई लव सीन, रोमांटिक सीन या कोई इंटेंस सीन भी होता है तो उसका इंटेलेक्चुअल कोशेंट कभी नीचे नहीं जाता। खोया खोया चांद में एक सीन था जिसमें शाइनी आहूजा के साथ अब वो हीरोइन होती हैं जो पहले किसी और के साथ थी। तो वो जब साथ में मिलते हैं तो मैंने यहाँ लिखा है, उन्होंने उनसे कहा कि रजत कपूर के कैरेक्टर ने शाइनी से कहा था कि बड़े धोखेबाज निकले आप, याद है? तो रजत कपूर के कैरेक्टर ने कहा कि आप बड़े धोखेबाज निकले शायर साहब। तो शाइनी के कैरेक्टर ने जवाब दिया, वो क्या है प्रेम साहब, या तो मैं आपको धोखा देता या खुद को, तो सोचना हूँ आपको ही दे देता हूँ। दिस इज अ सेंट्रल बिलीफ इन माई लाइफ। मतलब या तो हम खुद को धोखा देते हैं किसी और को। ये थोड़ा सा लखनऊ का असर है, ये वहाँ की बातचीत करने का असर है। हमारे यहाँ ऐसे डर नहीं तमीज कहते हैं, बट वो लखनऊ का किरदार होगा तो ऐसे बात कर सकता है। बिल्कुल। तो धारावी का ओमपुरी तो ऐसे नहीं बात करता। और धारावी जी हाँ, नहीं। तो धारावी में जो रघुवीर यादव, अब वो तो अल्फाज भी नहीं बोल सकता मैं यहाँ पे, है ना। तो अब मिसाल के तौर पे किरदार तो वैसे ही बात करेंगे जिस तबके से वो आए हैं, या जो फिल्म का एक अंदाज़े बयां होगा, एक जॉनर होगा, एक स्टाइल होगा। तो अब इसरात की सुबह नहीं में के भी जो कैरेक्टर हैं, वो एक कैरेक्टर जो है जो एडवर्टाइजिंग का है, वो उससे कुछ गैंगस्टर्स बात कर रहे हैं तो वो बोलते हैं यार तेरे यहाँ इधर की औरत उधर का मर्द, तेरे यहाँ ऐसे ही कुछ चलता है क्या? तो वो बोलते हैं हाँ जैसे आपके यहाँ मर्डर होता है वैसे ही कुछ। तो वो जो कैरेक्टर्स हैं वो तो बिल्कुल अलग तरीके से बात करेंगे ना। जो इसरात मैं preempted, he's talking about Satya, but Israt preempted Satya by 2 years. So Israt first started the way dialogues happened in Indian cinema, where gangsters talked, where people talked a colloquial language, Dharavi, and you know. Correct. After that, Ram Gopal Verma called me and spoke for about 2 hours about how he's going to उस do वक्त it. था वहां पे। And he was there. क्या बातचीत हुई थी, क्या बोला ना? नहीं, वो चाहते थे कि सत्या में किसी तरह आए और लिखें। हाँ। सुधीर, हाँ, बट आई एम जस्ट सेइंग, बट वी ऑल मतलब एक दूसरे के साथ तो किरदार जो है वो तो उस तरह से ही बात करेगा ना। अब ऑल्सो जबान जो है वो निर्भर उस पर भी होती है कि आपके फिल्म मेकर का अंदाज क्या है, किस तरह की फिल्म बना रहा है ना। कभी आप एक मिसाल के तौर पे एक फैंटेसी में हैं, एक आप एक किसी फेरी टेल में हैं, आप किसी कल्पना के और तसव्वुर के पूरे उसमें ज़मीन पे हैं, तो फिर आपकी ज़बान जो है वो अपनी हो सकती है।
सही बात, वो एक अपनी इजाद की हुई भी जबान हो सकती है। सही बात। तो यू नो आई मीन, और हमारी जबान तो सिनेमा की है ना, तो राइटिंग जो सिनेमा की है वो फिल्म में अगर शायरी डाल दो तो फिल्म पोएटिक नहीं हो जाती। ये सबसे मतलब बहुत गलती है कि अगर मैंने बड़ा शायर कोई किसी विजुअल के ऊपर गालिब का शेर डाल दिया मिसाल के तौर पे, तो फिर वो गालिब जैसी फिल्म नहीं हो जाती। आप गालिब से आप कुछ उठा के और उनका क्रेडिट नहीं ले सकते। वो गालिब की शायरी अपनी जगह है, आपकी फिल्म को कहीं उस मैार तक पहुंचना पड़ेगा। हाँ, तो वो हमारी जबान जो है वो सिनेमा की है, उसमें डायलॉग एक अंश है, उसमें विजुअल है, उसमें म्यूजिक है, उसमें साउंड है, उसमें बड़े सारे लोग मिलके एक फिल्म बनाते हैं जिसका एक अंश है डायलॉग राइटर, डायलॉग राइटिंग। हाँ, वो जैसे आपने वो किरदार से ही कहानी आती है, वो किरदार से कहानी आती है, और फिर वो जिस माहौल में वो होती है, भाषा भी उसी हिसाब से बदलती जाती है। लेकिन वो अभी क्या है कि आप उर्दू की तो बात छोड़िए, हिंदी खोती जा रही है हमारे सिनेमा, बिकॉज हमारे आजकल जो हमारा जो सिनेमा, हिंदी सिनेमा जो है, वहाँ लोग सोचते भी अंग्रेजी में और लिखते भी अंग्रेजी में। स्क्रिप्ट भी रोमन में लिखी हुई जाती है। हाँ, स्क्रिप्ट भी रोमन में लिखी जाती है, तो भाषा तो पता नहीं कहाँ जा रही है। जैसे हमारा जो रीजनल सिनेमा है वो आज भी अपनी भाषा में लिखते हैं, सोचते हैं, अपने ही माहौल में रहते हैं। हमारे यहाँ हम लोग क्या है, एक शहर के अंग्रेजी माहौल में रह के हिंदी फिल्में बना रहे हैं। यू नो व्हाट आई मीन, टाइप्स, राइट। बहुत सारे लोगों को ये बहुत परेशानी है। जावेद साहब कहते हैं, जावेद साहब का एक बड़ा अच्छा वीडियो है, उन्होंने बोला कि ये जो हर्फ होते हैं, ये जो लफ्ज होते हैं, ये ईंटों की तरह होते हैं। ईंट जब मिलती है तब जाके पूरा ख्याल बनता है। करेक्ट। तो ये यू नो व्हाट आई मीन मत बोलिए, पूरी तरह से बताइए एग्जैक्टली व्हाट यू मीन। सो यू राइट। तो हजारों ख्वाहिशें ऐसी, आपने कहा कि देखिए हजारों ख्वाहिशें ऐसी एक स्टूडेंट लाइफ पे बनी फिल्म थी, यूनिवर्सिटी लाइफ पे बनी फिल्म थी, और पर्टिकुलरली जो एक थोड़ा सा जबान का एक इस्तेमाल इंटरेस्टिंग इस तरह से भी हो सकता है, जैसे कि हजारों में जिस तबके के लोग थे, वो जो लोग थे, जो स्टूडेंट्स थे, जो वो थोड़े अंग्रेजीदा थे, स्टीफन्स, मिरांडा, इस तरह के दिल्ली के कॉलेज के माहौल में थे, तो ज्यादातर आपस में अंग्रेजी बोलते थे। हाँ, एक सिद्धार्थ तैयब जी था जो दिल्ली एलीट शाइनी का था, वो जो के मेनन का किरदार था, वो एक तरह की अंग्रेजी बोलता था। एक पढ़ी लिखी साउथ इंडियन फैमिली की चित्रांगदा सिंह, वो अलग जबान बोलती थी। एक पंजाबी रेफ्यूजी फैमिली का लड़का था, अलग जुबान। वो अलग जबान था, शाइनी का जो कैरेक्टर था, है ना। तो और जब वो आपस में बोलते थे तो वो मिली जुली जबान बोलते थे, लेकिन जब वो घर में बोलती थी चित्रांगदा तो तेलुगु बोलती थी। फिर आप बिहार के जब कॉन्टेक्स्ट में जाते थे और गांव में जाते थे तो बिल्कुल भाषा भोजपुरी वो बिल्कुल बदल जाती थी। तो झंडा सिंह जो ज्यादा अनुपम श्याम का कैरेक्टर था, वो बिल्कुल अलग जबान बोलता था। तो समटाइम्स यू कैन क्रिएट अ होल एटमॉस्फेयर। वो जबानों का जो टकराव है उससे एक पूरा माहौल भी बना सकते हैं सिनेमा में। सिनेमा में हमेशा यू डोंट हैव टू से व्हाट यू मीन। इसकी फिल्मों में बहुत होता है, उल्टा होता है ना। मतलब है कुछ रहा है किरदार, सीन जो है वो कुछ और आपको तरफ ले जा रहा है, इशारा कहीं और कर रहा है ना। तो वो काउंटर पॉइंट भी हो सकता है। वो डायलॉग का इस्तेमाल करना, जैसे अनुराग कश्यप जैसे फिल्म मेकर्स को जो आता है ना, तो वो सिर्फ हमेशा उसको स्टेटमेंट नहीं होता, है ना। चार अल्फाज, इसीलिए उसको प्ले कहते हैं कभी कभी, एक नाटक या कुछ। वो चार जो संवाद हैं, जो डायलॉग हैं, जो अल्फाज हैं, उनके टकराव से कोई मायने निकलते हैं। बिल्कुल। हमेशा हर आदमी वो नहीं कह रहा है जो फिल्म कह रही है। तभी कभी कभी सेंसर बहुत बेवकूफ़ी की बातें करते हैं कि अरे ये आदमी ऐसी कैसे बातें कर रहा है, ये तो फला कम्युनिटी के खिलाफ बोल रहा है। वो फिल्म नहीं बोल रही है, वो किरदार बोल रहा है। तो किरदार फिल्मों में हमेशा सच नहीं बोल रहा होता या सही बात नहीं कर रहा होता, वो अपनी बात कर रहा होता। सही कह रहे हैं। वैसे अगर इनकी डायलॉग, बहुत फेमस डायलॉग है कि भाई तेरा खून कब खौलेगा रे, तू अपने बाप का बदला कब लेगा।
अब इसको ये बताइए उर्दू में कैसे कहा जाएगा? मेरे वली अहद जनाब मोहतरम, आप अपने वालिदैन का मौत का बदला कब लेंगे? जोक्स अपार्ट, इनका एक आपकी फिल्म गैंग्स ऑफ वासेपुर, अनुराग, एक कल्ट फिल्म बन गई है। और जब मैं वर्ल्ड सिनेमा की बेहतरीन से बेहतरीन फिल्में देखती हूँ तो वो उससे कहीं उसकी शबाहत होती है। क्यों? क्योंकि इतनी ऑनेस्ट है, जहाँ की बात कह रही है वहीं की बात कह रही है। अब वो लड़की नवाज से कहती है कि मुझे साथ लेके जाओगे पिक्चर देखने? वो कहता है हाँ जाएंगे। कहता है कि हाथ पकड़ोगे? कहते हैं नहीं पकड़ेंगे। तो सट के बैठोगे? नहीं नहीं सटेंगे। जब फिर अपनी अम्मा के साथ जाओ ना। अब एक फिल्म में वो भी जो बिहार का समावेश आपने दिखाया है, उसमें एक लड़की इतनी बोल्ड बातें और एक लड़का उस तरह की बातें, ये थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि ये वाले जो छोटी सी बात में बहुत बड़ी बात कह देने वाले जो सीन्स होते हैं, पूरा आपने बता दिया कि उस दौर की, उस जगह की लड़कियां, वहाँ का रोमांस कैसा होता होगा, वहाँ की बगावत कैसी होती होगी जवानी के दौर में। इसके ऊपर कुछ रोशनी डालिए। मैं हर चीज जो है वो कोई भी फिल्म, कोई भी कहानी जिस समाज में होती है उसमें जिस तरह के तौर तरीके होते हैं और जिस तरह का जो कुछ चीजें होती है जो फॉरबिडन होती हैं लेकिन फिर भी होती हैं, उसके हिसाब से हम लोग कहानी लिखते हैं। जैसे हम लोग जब मनमर्जियां कर रहे थे, मैंने पंजाब में मैं बड़ा हुआ नहीं हूं, तो जब वहां जाते हैं तो वहां पे कैसे रहते हैं, कैसे बोलते हैं, वहां जाकर के कहानी मैं खुले तरीके से लिखता हूं। तो कहानी को ढालने के लिए, कहानी अगर खुली नहीं हो, पूरी तरह से बंधी हो, तो सेट पे बनाते हैं फिर फिल्में। तो मेरी फिल्मों में कभी जगह का डिस्क्रिप्शन नहीं होता है, कैरेक्टर्स का ज्यादा डिस्क्रिप्शन नहीं होता। मैं वहां जाकर के मिलता है जो मुझे, वो मैं चुरा लेता हूं। आपने जितने भी डायलॉग्स बोले, इसमें से कुछ भी डायलॉग्स, एक भी डायलॉग मैंने कागज पे नहीं लिखे। जैसे इस मुल्क ने हर शख्स को जो काम था सौंपा, उस शख्स ने उस काम की माचिस जला के छोड़ दी। ये शराब पीते वक्त पीयूष जी के मुंह से खुद निकला था और मैंने उसी समय अपनी नोटबुक में लिख लिया था। तो ये पीयूष मिश्रा की लाइन है जो उन्होंने तब कही थी, जो उनको याद भी नहीं होगा। तो उनका जो पूरा कैरेक्टर था, मैं बोलता हूं गुलाल जो है मुझसे ज्यादा पीयूष मिश्रा की फिल्म। मतलब आम तो वो उस फिल्म का वो गाना, मुझे लगता है वो फिल्म लोग समझ ही नहीं पाए, क्योंकि वो आरंभ है प्रचंड गाना अब उन्होंने अपना लिया है, अब ये उनका गाना हो गया। और डुकी बना का कैरेक्टर किरदार है, उनका हीरो है, जो कि हमारी फिल्म में विलेन था। बट ये चीजें मैं वहां जाके चुराता हूं। तो मैं कभी कुछ भी ऐसा नहीं है कि हमने सोच के लिखा। जैसे जो अपनी अम्मा के साथ जाओ, ये जिस वक्त शूट किया था उसके 10 मिनट पहले लिखा था। तो मुझे याद है कि किसने लिखा था? लिखने वाला बिहार का था? लिखने वाला मैं था, क्योंकि मैंने चोरी किया था। ये लोगों से मैं बातचीत करता हूं और सबके एक्सपीरियंसेस जो होते हैं ना, मैं सुनता रहता हूं, और उसमें जो इंटरेस्टिंग लगता है वो मैं चुरा लेता हूं। तो ये उनके पर्सनल एक्सपीरियंसेस में से थे। ऐसे बैठ के कोई किस्सा सुना रहा था, उसको मैंने खींच लिया थोड़ा रबर की तरह और एक सीन बना दिया। कि वो अपना बता रहा था कि वो जब गांव में था, जब हम लोग, क्योंकि हम लोग वासेपुर शूट कर रहे थे और सब अपने सारे जो हमारे एक्टर्स थे सब किसी ना किसी गांव से आए थे। सबकी शुरुआत मनोज बाजपेयी बेतिया से आए थे, पंकज त्रिपाठी भी यहाँ वही बिहार में किसी गांव से थे, कहाँ से? गोपालगंज। नवाज भी कहीं से थे। तो वहीं पर बैठ के जब हम लोग अपनी किस्सा को ही कर रहे थे, सब अपने अपने किस्से सुना रहे थे कि पहली बार किसको कहाँ इश्क हुआ था और क्या हुआ था। तो उसमें से किसी ने बात कही थी, उसको मैंने खींच के थोड़ा सा सीन बना दिया, बिकॉज उसी समय सूझा। मैंने कहा यार ये बहुत अच्छा है, इसको सीन बनाते हैं। और फिर हमने हुमा को फोन किया, हुमा तेल लगा के होटल में बैठी थी। मैं कहा आ जाओ जल्दी सीन शूट करना है, जैसे हालत में उस हालत में आ जाओ। हाँ, तो उस समय हमने वहीं का वहीं सीन शूट कर लिया। तो मैं थोड़ा सा इसको चीजों को खुला रखता हूँ, क्योंकि ये मिलते हैं हमें
जैसे आपका जो शीर्षक है अभी का, किरदार से कहानी तक या कहानी से किरदार तक, मेरे लिए किरदार से कहानी मिलती है। एग्जैक्टली तो जिस तरह का वो कैरेक्टर होता है वो कैसे रहेगा, तो हुमा और नवाज का जो रिश्ता था उस फिल्म में, वो सारे सीन उसी में से आए थे। कागज पे सिर्फ मोहसिना का नाम लिखा था स्क्रिप्ट में और कुछ भी नहीं था। अगर कभी आप हुमा से पूछेंगे तो बोलेगी मैंने स्क्रिप्ट पढ़ी थी, मैं तो मुझे था इसमें मेरा मुझे करना क्या, कुछ है तो नहीं। मैंने कहा सारे सीन हम बनाएंगे वहां पे चल के, आओ। नहीं, कई लोग फिल्में बनाते हैं, दो तरीके से फिल्म बनता है। मैं अनुराग जो है फिल्म अलग तरीके से बनाते हैं कि हमको हर चीज पता नहीं होती जब हम शुरू करते हैं, और इनफैक्ट हमें उसी में मजा आता है। अगर हमें हर चीज पता हो तो फिर फिल्म क्यों बनाओ। हमें ये पता होता है क्या नहीं करना है। हाँ, क्या नहीं कर, तो आप उस आखिर तक पहुंच, मकाम तक जब आप पहुंचते हैं तो आप बोलते हैं अरे ये बन गई, ये तो मैंने सोचा नहीं था कभी। वो एक रिस्क है, वो उस तरह की फिल्म मेकिंग में एक रिस्क है, लेकिन उसमें फिर एक अजीब सी उड़ान भी है, और अंत में आखिर में जाके कुछ आप बेहतर हो जाते हो। वो फिल्म, हम लोग जो है वो, अगर मैं और अनुराग इस मीडियम में नहीं होते तो हम अल्कोहलिक होके मर गए होते। नहीं, क्योंकि ये मीडियम हमसे बेहतर है। ये जो मीडियम है ये हमसे बड़ा है, इसी ने हमको बनाया है, इसी से हम सीखते हैं। वी आर ट्राइंग टू मैच अप टू द पॉसिबिलिटीज ऑफ द मीडियम। आई डोंट नो व्हेदर आई हैव नो। हमने मैंने तो लिखना लिखते लिखते सीखा है, और फिल्म बनाना भी बनाते बनाते सीखा है, और हम लोग आज भी सीख ही रहे हैं। आपने कभी फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली है ना? ना मैंने, नहीं, ना, हाँ, आपके छोटे भाई FTII में थे, हाँ, तो उसी ने सिखाया था, और बाकी जिन्होंने, तो वो अभी क्या कर रहे हैं? उनका इंतकाल हुआ। अच्छा, Yeah. so but he was a filmmaker. He was a filmmaker. और- He was also his first. तो मतलब I learned from him. तो मैंने तो बहुत लोगों से सीखा है। मैंने रेनू सलूजा जो मेरी बाद में पार्टनर थी, उनसे सीखा बहुत। तो वो ये हमेशा कहती थी कि सिनेमा जो है इज अ कांस्टेंट एक्ट ऑफ राइटिंग। सिर्फ राइटिंग का मतलब फर्क है कि जब आप कागज कलम पे एक ब्लूप्रिंट बनाते हो वो एक तरीका है, फिर आप शूट करते हो, कैमरा होता है, सामने किरदार होते हैं, है ना, ऑब्जेक्ट होता है, एक सेट होता है, वो सेट आपको बोलता है कि कैसे आप उसको शूट करो। हमारे यहाँ बोलते हैं फिल्म जो है 3 बार लिखी जाती है। पहली बार कागज पे लिखी जाती है, और दूसरी बार जब हम लोग उसको शूट करते हैं तब लिखी जाती है, और तीसरी और आखिरी बार एडिटिंग टेबल पे लिखी जाती है। तो फिल्म का जो आखिरी लेखक होता है वो हमारा एडिटर होता है। सही बात। कौन सा, आप ही के साथ एक बार जब हम शूट कर रहे थे तो मैंने पूछा था ना, किसी डायरेक्टर ने कहा था कि जब कट बोल देता है डायरेक्टर, और जब एक्टर लूज हो जाता है, बेफिक्र हो जाता है कि कट हो चुका है, उसके बाद जो उसका एक्सप्रेशन होता है, कुछ डायरेक्टर सिर्फ उसमें इंटरेस्टेड होते हैं। मैंने करीना कपूर के साथ जब चमेली की तो मुझे समझ में, एक बार मैं कट कहना भूल गया था शुरू में, तो वो उसने कुछ ऐसा किया जो मैंने उसको बताया नहीं था। वो बहुत ही थोड़ा सा कमाल था, कुछ एक होता मैजिक सा कुछ हुआ, तो मैंने कट कहने ही बंद कर दिया। मैं कभी बोलता ही नहीं कट, मैंने कभी बोला ही नहीं कट कई बार, और उसमें कई बार कुछ निकलता है। जैसे हमारा बहुत एक मशहूर सीन है हमारी एक फिल्म का, अगली फिल्म का जो पुलिस स्टेशन का सीक्वेंस है जो बहुत फेमस है, वो लिखा ही नहीं गया था। तो सीन बनाने के लिए 3 एक्टर्स थे, और मैंने तीनों एक्टर को अपना अपना किरदार दिया था बस। अच्छा, मैंने गिरीश कुलकर्णी को बोला कि तुम्हें लगता है ये दोनों तुम्हें झूठ बोल रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं, तो तुम उसको सारी चीजों को डिटेल में पूछ रहे हो। राहुल भट्ट को बोला कि तुम बाप हो, तुम्हें जो है सिर्फ तुम्हें लगता है कि तुम्हारी बेटी हो गई, अब किसी तरह तुम आधे कंफ्यूज हो, तुम्हें जवाब भी देना है अपनी एक्स वाइफ को, और तुम्हें वो बेटी को भी ढूंढना है, और तुम्हें वो जल्दी से हो जाए, तुम्हें जल्दी है। और तीसरे को बोला तुम्हें लगता है कि तुम्हारे दोस्त को पुलिस को हैंडल करना नहीं आता, मैं ज्यादा अच्छा समझता हूं। तो ये तीनों को कैरेक्टर पकड़ा दिया, और मैंने कहा एक्शन बोला, और सीन बनता गया। वो सीन अपने आप में बनता गया, वो था ही नहीं इतना। वो पहला टेक ही 14 मिनट का था। अगर 14 मिनट, अगर मैं खुद जोर से हंसने लगा, नहीं तो कट नहीं होता सीन, वो चलता चला जाता। तो कई चीजें आपको, मुझे लगता है कि मैं जब फिल्म बनाने जाता हूँ तो मैं ढूंढने जाता हूँ, मैं एक्चुअली फिल्म ढूंढ रहा होता हूँ, और मिलती है फिल्म।
तो फिल्म किरदारों से ही मिलती है, और उसके लिए बस माहौल बनाना पड़ता है, उसके लिए सबको एक मोटिवेशन दे के छोड़ देते हैं हम लोग सिचुएशन में, और फिर अपने आप उसमें से फिल्म बन जाती है। फिल्म बनती है और हम उसको कैप्चर करते हैं। बिल्कुल। एक फिल्म आई थी हीर रांझा, आपको याद है? हीर रांझा राजकुमार जी के ये साथ। कैफी साहब ने लिखी थी, जो कैफी चेतन साहब आनंद ने डायरेक्ट की थी। चेतन आनंद ने राजकुमार थे, प्रिया राजवंश थी। प्रिया राजवंश थी। और उसकी खासियत ये थी कि पूरी की पूरी जो फिल्म है वो शेर और शायरी में है। उसका हर सीन, जो डायलॉग्स थे, वो इसने एक बात एक शेर के अंदाज में कही, जैसे बेतबाजी होती है, एक बात एक शेर के अंदाज में कही, उसमें एक रदीफ था, एक काफिया था, और दूसरे ने उसका जवाब भी उसी तरह से दिया। आज के दौर में क्या ऐसी फिल्म दोबारा बन सकती है? उसकी बॉक्स ऑफिस पर वायबिलिटी होगी? दूसरा, क्या एक्टर्स, जो नए एक्टर्स आ रहे हैं इंडस्ट्री में, उनकी जुबान साफ है, उर्दू पढ़ के लिख के या उसमें ट्रेनिंग लेकर आ रहे हैं? और तीसरा, फिल्म इंडस्ट्री में, मैं फिल्म इंडस्ट्री के सामईन जो हैं, जो कंज्यूमर्स हैं, उनकी बात नहीं कर रही हूँ, जो बनाने वाले हैं इंडस्ट्री में, मुंबई में, अंधेरी में, क्या उर्दू की समझ रखने वाले बड़ी तादाद में हैं या नहीं? नहीं, हैं उर्दू की समझ रखने वाले भी हैं, लेकिन मैं जैसे यहाँ देख रहा हूँ, जितने ज्यादा लोग यहाँ मौजूद हैं उतने हमारे सिनेमा के रिलीज पे थिएटर में नहीं होते। तो क्यों नहीं होंगे? और वो यही जो हमारे जो सिनेमा, जिस तरह का सिनेमा लोग देखने जाएंगे उस तरह का सिनेमा बनेगा। जिस तरह का सिनेमा लोग देखने जाएंगे उसी तरह का सिनेमा बनेगा, क्योंकि सिनेमा जो है एक ऐसा आर्ट फॉर्म है जो महंगा है, एक महंगा आर्ट फॉर्म है, उसमें पैसे लगते हैं और पैसे हमेशा किसी और के होते हैं। तो जिस तरह का सिनेमा लोग देखने जाएंगे वैसा ही सिनेमा बाहर वाले बनाएंगे। आप लोग देखने जाएंगे ऐसी फिल्म? बताइए, पैसे लगाएंगे? हाथ उठा के बताइए जल्दी से। 500 रुपए का टिकट देखकर दो कौन- तरह की चीजें होती हैं, एक हाँ। एक जो ऑडियंस पे निर्भर होती है, फिर एक कोई पागल आता है जैसे कि अनुराग कश्यप, फिर वो कुछ और फिल्म बना देता है। और ऑडियंस को या जनता को या जो सुनने वाला है, देखने वाला है, उसको कहीं कहीं इल्म है कि मुझे ऐसा कुछ चाहिए, बट पूरी तरह से तो नहीं है ना। तो जिस तरह की आप हीर रांझा नुमा फिल्म आप बोल रहे हैं, म्यूजिकल हाँ, म्यूजिकल। मिसाल के तौर पे कोई बनाए, मुझे तो लगता है बहुत जरूरी है। अब्बास खान साहब का प्ले आया मुगले आजम, चार्ट बस्टर। हाँ नहीं, मुझे लगता है बहुत जरूरी है कि एक म्यूजिकल भी बने। तरह भाई हर तरह का सिनेमा पनपे, तो एक ये भी सिनेमा है जो हिंदुस्तानी सिनेमा था, जो म्यूजिक था, जहाँ जब एक एक फीलिंग, किसी चरम सीमा, किसी एक अल्फाज जो थे या कोई जो आप जो महसूस करते थे, वो जब एक इंतहा होती थी तब एक गाना उभरता था, तब एक कुछ होता था। वो एक फॉर्म था हिंदुस्तान का, जिसमें फिर किरदार की जो जबान थी वाकई जो थी और जो शायर की जबान है उसके बीच में कहीं चलती थी। वो कुछ अल्फाज थोड़े पोएटिक हो जाते थे, वो कुछ रियलिज्म से हट के होता था। और कोई जरूरी नहीं है कि हकीकत नुमा रियलिस्टिक रियलिज्म ही कोई फॉर्म हो। सिर्फ सिनेमा में ही रियलिज्म को कोई बड़ा भारी भरकम मामला मानते हैं। हम जैसे अभी हर तरह का सिनेमा बने ना। जैसे जोधा अकबर एक फिल्म आई थी, उसमें भी आप देखिए हिंदी का ज्यादा इस्तेमाल था एंड उर्दू का कम था। अभी जो जनरेशन आती जा रही है, बहुत, हम जब हिंदी में भी लिखते हैं तो हमें उसको रोमन में लिख के, मतलब रोमन फॉन्ट में लिख के देना पड़ता है, क्योंकि हिंदी तक पढ़ने नहीं आती किसी को। और ऑडियंस भी एक अलग जनरेशन है, जो पूरी सोशल मीडिया व्हाट्सएप जनरेशन है, जिनका अटेंशन स्पैन ही इतना सा है। पर आप देखिए ना, हुजूम देखिए। मैं वही बोल रहा हूँ ना, हुजूम देख रहा हूँ, यही हुजूम तो मुझे, हमें सिनेमा में चाहिए यही। अगर सुधीर की अफवाह देखने चले जाते, कितने लोगों ने देखी होगी फिर सिनेमा हॉल में? बताइए, हाथ उठा के सिनेमा हॉल में देखो, 3 4 5 लोगों ने सिनेमा हॉल में देखी, बाकी सब वही है। तो जो जिस चीज को आप पेट्रनाइज करोगे ना, जैसे जश्न रेखता इतने सारे लोग आते हैं, तो ये साल दर साल बढ़ता रहेगा। तो आप जो चीज
देखने जाएंगे, आप जिस चीज को पेट्रोनाइज करेंगे वही ज्यादा होगा। अगर ये आज यहाँ पे खाली होता माहौल तो फिर अगले साल इतना बड़ा, ना हो पाता। हाँ, इतना बड़ा इंतजाम नहीं होता। तो अभी वो क्या है, वो सब लोग सामने हैं, आप बयाना ले लीजिए, बोलिए अगली बार जब एक अच्छी फिल्म बनाई जाए जिसमें अच्छी भाषा हो, जुबान हो, तो आप नहीं, वो एक नहीं, वो बहुत एक- बड़ा प्ले राइट है, उसका नाम था जेने। वो कहता था सम नाइट्स द ऑडियंस हैज जीनियस। सम नाइट। हाँ, मतलब कि कुछ कुछ थिएटर नाइट्स में ऑडियंस वो प्ले फिर उभरता है। हाँ। तो जितनी बड़ी ऑडियंस होगी, जितनी अच्छी ऑडियंस होगी, उतना ही अच्छा सिनेमा होगा उस मुल्क का। बिल्कुल। और हमें चाहे वो शायरी हो, चाहे सिनेमा हो, चाहे, तो काफी कुछ आप पे भी है, काफी कुछ हम पे भी है। तो हर चीज के लिए मतलब ये बहुत सिंपल सा है, जो बोलते हैं ना, ये पीयूष भाई का एक गाना था ब्लैक फ्राइडे में कि जमहूरी की माला बन गई जी जंजाल का जाला रे। सो जैसे हमें अगर जमहूरी चाहिए, डेमोक्रेसी अगर हमें चाहिए, तो हमें उसके लिए वोट करना पड़ता है ना। तो आप जिस चीज के लिए वोट करोगे वही आपको मिलेगा। अदरवाइज आप सोशल मीडिया पे बैठ करके सिर्फ बोलते रहोगे ये क्यों नहीं हो रहा, ये नहीं कहना है, यू नो व्हाट आई मीन, ये नहीं कहना है। तो ये जिम्मेदारी तो हम सबके ऊपर है ना। तो ये जिस तरह मैं जैसे जब यहाँ पे जब बात करते हैं सिनेमा की, तो लोग अक्सर यहाँ पे किस फिल्म ने कितने पैसे कमाए से ऊपर बात नहीं होती आजकल। और जब मैं बाहर जाता हूँ फेस्टिवल में, वहां सिर्फ आर्ट फॉर्म और सिनेमा की बात होती है। और जितना प्राइड फिल्म मेकर्स दुनिया भर के अपनी भाषा में लेते हैं, हमारे यहाँ जब हम बाहर बात कर, हम हमेशा अपने आप को अंग्रेजी में एक्सप्रेस करते हैं, सवाल पूछे भी अंग्रेजी में जाते हैं और जवाब भी अंग्रेजी में ही जाते हैं। तो वो अक्सर एक चेन बनता है। अक्सर जब एक तरह का, जैसे स्वानंद ने जो गाना लिखा खोया खोया चांद में, हम लोग महीना भर लगा था उस गाने को लिखने में। वो इतना पॉपुलर नहीं हुआ शायद क्योंकि अब उसमें जैसे लफ्ज सुनिए कि जब कभी ये दिल लगा दर्द ही हमें मिला, दिल की हर लगी का सुन लो दर्द ही एक सिला, तो फिर क्यों नए नए से दर्द की तलाश में फिराक में उदास है दिल। वाह 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 वाह, क्या बात है। लेकिन इस लाइन को उतनी तो शोहरत नहीं मिली जितनी मतलब जो गाने चल रहे हैं, मुझे लगता। तो उस तरह का फिर पॉपुलैरिटी नहीं होती, तो फिर स्वानंद से भी कहते इस तरह का गाना लिखो, थोड़ा सरल करो, थोड़ा इतना कॉम्प्लेक्स नहीं करो मामले को। तो ये तो झगड़े चलते रहेंगे, बिकॉज नुआंस का वक्त नहीं है ना, थोड़ा कम है। बिल्कुल बिल्कुल, वो बड़ा अच्छा, वो मुगले आजम का वो था कि जब्त वो करे जिनकी मोहब्बत उनसे छीन ली गई, और जब्त वो ना करे जिनकी शौक बादशाहत को ठेस पहुंची। अब ऐसा डायलॉग अगर आज आए तो सवाल ये है कि कितने लोग उसको समझेंगे और अप्रिशिएट करेंगे। और सारा बॉक्स ऑफिस का खेल दरअसल यही है, आर्ट इमिटेट्स लाइफ, लाइफ इमिटेट्स आर्ट। हाँ, नहीं मतलब नहीं समझेंगे, वो पूरा एक माहौल होता सी। कोई आज एक डायलॉग या दो डायलॉग इस तरह से नहीं बोले जा सकते, या वो पूरी फिल्म उस माहौल में बने। जैसे अगर कोई मुगले आजम बनाए वापस, तो हाँ भाषा यही होगी। कोई उसको अडेप्ट करे तो बहुत आउट ऑफ प्लेस लगेगा। जैसे एग्जांपल, अभी हाल में एक फिल्म आई सैम बहादुर। अब वो बहुत अच्छे से उन्होंने अडेप्ट किया हिंदी में, लेकिन सैम मॉनिक शॉ तो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते थे, वो हिंदी नहीं बोलते थे, वो ब्रिटिश इंग्लिश बोलते थे। उसको अडेप्ट किया, उनकी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को रिसर्च में, फिर उसको हिंदी में इस तरह से अडेप्ट किया गया कि उनका जो विट है वो किसी तरह ट्रांसलेट हो जाए। वो भी कितना हुआ नहीं मालूम, लेकिन बहुत लोगों ने इसको इनऑथेंटिक कह के नकार दिया, और जिनको नहीं पता है उन्होंने उसको सराहा। तो बहुत सारी चीजें समय के साथ भी बदलती जाती है। जितना ज्यादा सोशल मीडिया पे और व्हाट्सएप पे चलता है, तो बहुत कम रह गए हैं। अगर आप उर्दू की बात तो बाद में कहें, मैं हिंदी जो है हमारी बहुत ही एक, या तो उसके अलग अलग डायलेक्ट्स रह गए हैं रीजन्स में, या फिर वो भाषा जो है
तब का इसको समझ में ही नहीं आती। हमारे घरों में कम्युनिकेशन नहीं होता हिंदी में, तो उर्दू तो बहुत कम हो गया। उर्दू तो जब लखनऊ से बॉम्बे पहुंचे थे तो मैंने पूछा किसी से, वो फलानी जगह कहाँ है, तूने बोला आप सीधे जाइए, राइट पे मंदिर गिरेगा, आगे जाइए लेफ्ट में मस्जिद गिरेगी, बस वहीं पे सामने आपका आपका घर आ जाएगा। सो हर जगह की लैंग्वेज भी आजकल इतनी अलग है कि फिल्म मेकर को ये भी ध्यान में रखना पड़ता है कि नहीं, वो ध्यान में नहीं रखना पड़ता, वो हम लोग अडेप्ट करते हैं। मतलब आप जहां जाते हैं वहां की भाषा को अपना लेते हैं। तो हम लोग कोई फिल्म कहीं बनाते हैं तो हमारे साथ हमेशा वहां का लोकल कोई होता है जो हमारी भाषा को वो रंग देता है। नहीं, एक बात जो ये कह रहा था वो बात अधूरी सी रह गई। क्या हुआ, जो नॉर्थ इंडियन फिल्म मेकर्स जितने भी हैं, वो अपना घर छोड़ के जाते हैं। वो जावेद साहब की एक लाइन है, मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा कि फिर वापस ना आऊंगा, वो कमरा याद आता है। तो हमारा ऐसे ही कुछ खेल है कि मैं एक दिन यूं भी जाऊंगा तो फिर अपने गांव वापस कभी ना जाऊंगा। तो वो सब छोड़ के जो है ना, बम्बैया एक, जबकि बम्बई की ऑथेंटिसिटी भी एक और चीज है। बम्बैया भी कोई मतलब इफ यू मेक अ रियल जेन्युइन मराठी फिल्म और बॉम्बे फिल्म, वो भी नहीं होती। लेकिन अब कई फिल्म मेकर्स हैं जो रीजन से आए हैं, जो अपने जैसे ये है, या तिग्मांशु धुलिया है, या आशुतोष गोवारिकर दादर का है ना, इम्तियाज अली जमशेदपुर का है, राजू ईरानी नागपुर का है, बहुत सारे, अभिषेक चौबे गोरखपुर का है। सो अभी बहुत सारे लोग आए हैं जो वापस जा रहे हैं अपने माहौल में। और जब तब आप देखिए कि उन फिल्मों की जबान जो है वो कुछ बहुत अलग हो रही है ना। तो जब वहां जाएंगे और फिर आप अगर उस माहौल में लखनऊ में कोई फिल्म बनाएंगे या दिल्ली में या पुरानी दिल्ली में कोई फिल्म बनाएंगे तो कुछ आप उस जबान की उम्मीद कर सकते हैं, मेरे ख्याल से। और जैसा कि हमने पहले कहा था कि जो तूफानों में पलते जा रहे हैं वही दुनिया बदलते जा रहे हैं। अफसोस कि अब वक्त पूरा हो चुका है। We will have to say goodbye to you. Thank you so much. बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।